दोस्तों, आज हम इस मंथन सेशन में बात करने वाले हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े और क्या पहलू हैं जो कि रीजन हो सकते हैं इस फॉल्ट के। हम आपका भी विचार लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अंत में हम यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को यहाँ से क्या सीख लेनी चाहिए। तो मैं हूँ शंकर कुमार और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजिक्स प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसा कि हम सभी को पता है, 12 जून बृहस्पतिवार के दिन एयर इंडिया बोइंग फ्लाइट 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए अपना टेक ऑफ करती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से। और थोड़े ही दूर जो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो वहां पे आप देखेंगे कि मेडिकल हॉस्टल्स में क्रैश कर जाती है। हमारे कैजुअलिटीज की बात करें तो अब तक 270 प्लस कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली है और नंबर्स अभी भी बढ़ने की ही दरकार है। राइट। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारे लिए कोई पहली बार ऐसी दुर्घटना नहीं है। हमने अपने अतीत के सारे दुर्घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है और हम आशा करते हैं कि ये दुर्घटना भी हमारे लिए काफी आई ओपनिंग होगी और हम वहां से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम वही सीख देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हमारे लिए रीजंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं इस दुर्घटना के। तो दो तरह के रीजंस मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो होते हैं अनइंटेंशनल, दूसरा होता है इंटेंशनल। अनइंटेंशनल की बात करते हो तो हो सकता है पायलट एरर हो, मैकेनिकल फेलियर हो, बर्ड स्ट्राइक्स हो, रनवे इंकर्जन हो सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरर्स हो सकता है और वेदर कंडीशन में कुछ गड़बड़ी हो जो कि कॉज कर सकता है ये दुर्घटना। एक एक करके अगर हम इन सारी दुर्घटनाओं की बात करें तो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यूएसए की अगर बात करें तो इनके अनुसार 69.1% जो दुर्घटना होती है वो पायलट के एरर्स के चलते होती है, जहां पे वो अपना कंसिस्टेंस खो देते हैं, अपना अपने आप को वो प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाते एंड फर्दर यू विल सी दैट विल लीड टू व्हाट एक्सीडेंट। दूसरा अगर बात करें तो हम बात करते हैं मैकेनिकल फेलियर। यहां पे ऐसा माना जाता है हमारे प्रीवियस डिपार्टमेंट के अनुसार कि 60% जो एक्सीडेंट होते हैं वो मैकेनिकल फेलियर के वजह से होते हैं। अगर आपको पता होगा कि हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और technology is based on very minute particles, components and instruments which will make this whole body parts of our aeroplane। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ एक छोटा सा भी एरर हो जाए और छोटा सा एरर हमारे लिए बहुत बड़ी जोखिम खड़ा कर सकता है। और ये माना जाता है कि 60% जो भी एयरप्लेन क्रैश हो रहे हैं वो मैकेनिकल फेलियर के चलते हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वेदर कंडीशन दैट टू is considered as a very major problem for causing this problem and air traffic control error। ये भी हो सकता है कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और जिसके चलते आप देखेंगे ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारे पास चरखी दादरी इंसिडेंट हुआ था 1996 जहां पे मिड एयर कोलिजन हो गए थे। दो इंटरनेशनल एयर बाउंड जो हमारे फ्लाइट्स थे उनका कोलिजन हो गया था, वहां पे 350 से ज्यादा लोगों की जाने गए थे। राइट। फाइनली वर्ड स्ट्राइक्स भी एक रीजन हो सकते हैं और रनवे इंकर्जन, जब लैंड कर रहे हो आप टेक ऑफ कर रहे हो तो उस टाइम अगर आपके रनवे पे अगर कुछ सडनली कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कोई आदमी आ जाता है, कोई व्हीकल्स आ जाता है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि दैट कैन टू काउज दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। इंटेंशनल कॉजेज की बात करें, ये सारे तो हमने देखा कि ये हमारे अनइंटेंशनल थे, हमने जानबूझ के नहीं किया था। कभी कभी इंटेंशनल कॉजेज भी होते हैं जो कि आप देखेंगे कि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं और वो कॉज करते हैं ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स। तो हाईजैकिंग ले लो या फिर वॉर्स ले लो। हाईजैकिंग हमने ऑलरेडी देख रखा है अपना एग्जांपल इंडिया के केस में भी आपको याद होगा कि 1999 के ईयर साल में क्या हुआ था। फिर उससे पहले अगर आप जाते हो उसके बाद की अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में तो आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क वाला इंसिडेंट देख सकते हो कि क्या हुआ था, कैसे वहां पे हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में एरोप्लेन हाईजैक करके उसमें क्रैश हो गए थे और फाइनली वी कैन सी वी ऑल नो व्हाट हैपेंड देयर ऑन दैट डे। तो ये सारे इंटेंशनल कॉजेज हो गए। व्हाट एवर आर द कॉजेज अल्टीमेटली दीज ऑल आर लीडिंग टुवर्ड्स व्हाट एक्सीडेंट। तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां पे जो भी उसके रीजन है उसको देखते हुए उसके हिसाब से हम कुछ ऐसे सीख हासिल करें जो कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो अगर ऐसे चांसेस हैं कि ये एक्सीडेंट्स हो तो उसे ये मिटिगेट कर पाए। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अपने इस अहमदाबाद क्रैश के टाइमलाइन की। आपको पता होगा कि टेक ऑफ काफी स्मूथ था।
क्लाइंबिंग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से था। पहले 10 सेकंड की बात करें तो कोई भी ऐसा चांस नहीं था कि ऐसे कुछ फैटल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। 20वें सेकंड में हमें वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी फील हुई, जहां पे हमें पता चलता है कि फ्लैप्स आर नॉट रिट्रैक्टिंग। फ्लैप्स क्या होते हैं? अगर आप आपने आपने एयरप्लेन अगर राइड किया होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे दो विंग्स होते हैं और दोनों विंग्स के ऊपर बहुत सारे फ्लैप्स लगे होते हैं। जो पायलट्स रहते हैं अपने नीड के हिसाब से उसे वो रेगुलेट करते हैं, राइट। अनफॉर्चुनेटली ये फ्लैप क्या हुआ, रिट्रैक्ट नहीं हुआ 20वें सेकंड में। ठीक है, ये तो एक फेलियर हो गया, पहला लेयर यहां पे फेल हो गया। ठीक है, दूसरा लेयर आप देख रहे हो कि जब हम एयरलिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे ये जो गियर होते हैं, ये जो आप देखते हो लैंडिंग गियर, ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए, मतलब ये मेन बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए, बट ये रिट्रैक्ट नहीं हो पाया, ये अभी भी क्या है, ओपन है। अब ऐसे केसेस में हमारे लिए यहाँ पे डाउट हो जाती है कि भाई कुछ सेवियर प्रॉब्लम अब हमारे लिए खड़ा हो गई है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन था कि रैट को डिप्लॉय करें। रैट क्या है भाई? रैट हमारे लिए रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अगर सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गए, जहां पे उनके लिए पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो ये लास्ट रिसोर्ट है पावर सप्लाई को फिर से लाने के लिए। और ये बेसिकली रिलाई करते हैं, फंक्शन करते हैं एयर के ऊपर, विंड मूवमेंट के ऊपर। और इसलिए विंड मूवमेंट के ऊपर अगर हम रिलाई करें तो वहां पे हमें पता है कि विंड मूवमेंट तभी अच्छे तरीके से काम करेगी जब हम हाई अल्टीट्यूड पे हो, राइट। तो हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, पहला लेयर हमारे पास यहाँ पे हमने मिस्टेक देखा, ये हमारे लिए बिल्कुल भी कहीं से भी सही साबित नहीं हुआ, फ्लैप हमारा रिट्रैक्ट नहीं हुआ। दूसरा, लैंडिंग एयर भी अंदर नहीं जा रहा। रैट जो हमारा है उसे हमने डिप्लॉय किया, तब तक हमारे पास टाइम नहीं था कि हम कुछ कर पाए, राइट। तो यहां पे टोटल पावर लॉस हो गया। और फाइनली मे डे उन्होंने भेजा, और फाइनली लास्ट जो उनका कम्युनिकेशन आना था हमारे पास वो नहीं आया। वी डिडंट रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड, एंड फाइनली एयरक्राफ्ट टिल्टेड, इट लॉस्ट its control and finally crashed into this medical hostel just outside the corridor of अहमदाबाद एयरपोर्ट। और फाइनली 45 सेकंड के अंदर, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 45 सेकंड के अंदर ये क्रैश हो गया। ये पूरा जो टाइम लाइन आप देख रहे हो ना, काफी क्रूशियल हो जाता है। बहुत सारी चीजें ये हमारे सामने रखने की कोशिश करती है। चलिए थोड़ा सा गौर करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल रीजन हो जाते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पूछे तो व्हाट आर द बिग आस्क, राइट। क्या ये सैबोटाज है? फ्लैप पहले फेल हो गया, ये रिट्रैक्ट नहीं कर पाया, गियर अंदर नहीं जा पाया, हमने रैट को ओपन किया, यहां पे भी हमारे लिए कोई बैकअप सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाया, और फाइनली टोटल ब्लैकआउट हो गया। और जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि एयरप्लेन जैसे इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू फेल देयर, राइट। तो ये टोटल ब्लैकआउट जो 4 स्टेप्स में आप देख रहे हो, एक बार कभी भी आज तक किसी भी एयरप्लेन की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप समझिए एक बात, कभी भी ये चारों एक बार फेल नहीं हुए। अब इंडिया में पहली बार हमारे सामने एक ऐसी एग्जांपल खड़ी हुई है कि हमें ये सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सो दिस दिस लुक्स लाइक टोटल सैबोटाज। क्या ये टर्किश कनेक्शन हमारे सामने कुछ रखने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यूजुअली हमारे टर्की के क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कंपनी है, वो हमारे एयरप्लेन्स की देखभाल करते थे, उनके मेंटेनेंस की और उनके इंजीनियरिंग की। हमारा उनसे थोड़ा अभी कुछ दिन पहले क्या हो गया ना, थोड़ा सा अनबन हो गया, जिसके चलते उनकी कॉन्ट्रैक्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी। क्या ये कनेक्शन हो सकता है? ये क्वेश्चन, ये आपके लिए, मैं ये विचार आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपना कंक्लूजन देंगे। दूसरा चीज की रैट कैसे फेल हो गया? रैट, ठीक है, रैट के लिए कुछ एक कंडीशंस होते हैं कि ये तभी आपके लिए काम करेगा, तभी काम करेगा जब आपके लिए कुछ एक प्री डिटरमाइंड कंडीशन। हाँ, तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि रैट कैसे फेल हो गया। रैट हमारे लिए तीसरे लेयर के तौर तरह पे काम करता है। फ्लैप फेल हो गया, गियर फेल हो गया, रैट फेल हो गया। रैट फेल होने के पीछे एक और रीजन हो सकते हैं कि उसके लिए पहले जो प्रीडिफाइंड सिचुएशंस होने चाहिए, उसे ये एरोप्लेन हासिल नहीं कर पाया, राइट। सो इट इज अ टाइनी विंड पावर्ड बैकअप जनरेटर दैट किक्स इन ओनली ड्यूरिंग टोटल पावर लॉस, बेसिकली अ लास्ट रिसोर्ट लाइफलाइन टू कीप फ्लाइट कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिव। तो ये लास्ट रिसोर्ट था, पर खुद ये तीसरा लेयर जो होता है हमारे पास इस बोइंग का, वो भी फेल हो गया। तो अब आगे तो पता ही चल गया कि हमारे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल ही होने वाला, राइट। अब तीसरा जो क्वेश्चन हमारे लिए उठने वाला है, व्हाई नो फ्यूल जेटेशन। ये क्या एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता था क्या पायलट के पास कि अगर आप फ्यूल ही खत्म कर दो तो आपके जो इंजन से ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे और वो स्लो डाउन हो जाएंगे? क्या ये पॉसिबल रीजन हो सकता था? पर इसके लिए भी हमारे पास पहले से कुछ प्री डिफाइंड सिचुएशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक्चुअल फैक्ट की बात करें, मानने वाली बात नहीं है
कि इसकी टोटल कैपेसिटी थी 1,26,206 लीटर, राइट। और इसमें जो आउटलेट है जिसके थ्रू हम ऑयल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो है उसकी कैपेसिटी 1800 लीटर पर मिनट, मतलब फ्यूल डंपिंग रेट जो है वो 1800 लीटर पर मिनट है। और ऐसे केसेस में अगर हम इस हिसाब से भी देखते हैं तो 1,26,206 लीटर क्रूड ऑयल को निकालने में हमें तकरीबन 67 मिनट लगने वाले थे। 67 मिनट मतलब 1 घंटे से ज्यादा का समय लेने वाला था। और इसमें अभी अगर एक्चुअल डेटा की बात करें तो 1,25,000 लीटर क्रूड ऑयल थे, मतलब नियरली 99% जो देखें इसकी कैपेसिटी वो इसमें फिल कर ली गई थी। तो ये एक रीजन हो गया कि हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 67 मिनट्स का तो टाइम ही नहीं था। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, हम ये नहीं कर सकते थे। अल्टीट्यूड की भी हमारे पास एक बात की जाती है, तो 5000 से 6000 फीट के ऊंचाई पे ही फ्यूल जेटेशन आसान हो जाता है। कि मान लो अगर आप इतने हाइट पे फ्लाई कर रहे हो तो जब आप फ्यूल को इजेक्ट करते हो तो वो एयर में ही क्या हो जाने चाहिए, इवेपोरेट हो जानी चाहिए, ताकि वो ग्राउंड पे ना पहुंचे और किसी को वो हार्म ना पहुंचा पाए, राइट। तो ये बात भी हमारे लिए नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि फ्लाइट अभी तो वो टेक ऑफ हुआ ही था, मात्र 600-650 फीट के ही अल्टीट्यूड पे वो फ्लाई कर रही थी। एरिया भी प्रीफर्ड किया जाता है कि यूजुअली फ्लाइंग जेटेशन के लिए सॉरी फ्लाइट जेटेशन के लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कम हो। ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास पहले दो क्राइटेरिया जो थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं हो सकता था पायलट्स के पास कि वो फ्लाइट को स्लो डाउन कर दे और एक्सीडेंट को अवॉइड कर दे, ऑप्शन नहीं था। चौथा और फाइनल जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्या ये पूरे तरीके से पायलट की फिर एरर्स थी क्या? अब पायलट की भी बात करते हैं तो ये कोई नॉर्मल पायलट नहीं थे। यहां पे अगर देखें तो एलटीसी सुमित सबरवाल थे। एलटीसी मींस लाइन ट्रैफिक कंट्रोलर। इनके पास लाइन ट्रैफिक कैप्टन थे ये। इनके अंडर में बहुत सारे कैप्टन्स आज ट्रेंड हैं और वो अलग अलग इंडिया के एयरलाइंस में वो काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा रिपोर्टेड पायलट्स थे वो। इनका खुद अपना 8800 प्लस घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अगर बात करें इनके को कैप्टन की तो ये थे क्लाइव कुंदर। इनके पास भी तकरीबन 1100 प्लस घंटे की फ्लाइंग आवर्स की एक्सपीरियंस थी। तो टोटल मिला के 1100 प्लस घंटे की फ्लाइंग आवर्स अगर किसी क्रू मेंबर के पास है तो वो मार्वलस है। वहां पे आप किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने की मद्दा रखते हो। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ये नहीं कर सकते थे कि ये पूरा उनका फॉल्ट हो सकता था। जरूर कुछ टेक्निकल इशू होगा, अंत में हम इसी बात को फिर से मानने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अब हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास 270 जाने तो चली गई, 270 प्लस डेथ हो चुकी है। अब हम हाईली रिलाई कर रहे हैं डिस्कवरी के ऊपर। और वो किस चीज के डिस्कवरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं? 2 ब्लैक बॉक्सेस की। यूजुअली हर एक फ्लाइट में 2 ब्लैक बॉक्सेस होती हैं। ये ब्लैक बॉक्सेस क्या करती है, हमारे जो क्रू मेंबर्स के जो डेटा रहते हैं, ट्रांसमिशन जो होती है लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, और साथ साथ पूरे प्लेन के अंदर जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन हो रहा है, 2 अलग अलग लोकेशंस पे ये फिट रहती है और वहां पे ये सारे डेटा को कैप्चर की हुई रहती है, ठीक है। यूजुअली हम इसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, बट एक्चुअली इसका कलर होता है ऑरेंज, राइट। ये देखिए 2 तरह की होती है, एक बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, दूसरा होता है सीवीआर जिसे हम बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। सीवीआर ज्यादातर सिर्फ हमारे जो कॉकपिट में जो मेंबर्स हैं, पायलट्स और उनके को पायलट्स और कुछ एक एयर असिस्टेंट, एयरपोर्ट को पायलट्स के और पायलट्स के जो असिस्टेंट हैं उनके वॉइसेस को रिकॉर्ड करते हैं। और जो एफडीआर है पूरे फ्लाइट्स के जो ये सबसे लास्ट पार्ट में कनेक्टेड रहती है, बिल्कुल टेल वाले पार्ट पे ये कनेक्टेड रहेगा, टेल वाले पार्ट पे, ठीक ना। ये जो कनेक्टेड रहेगा ये नोज वाले पार्ट में कॉकपिट में कनेक्टेड रहेगा, ठीक ना। तो ये बेसिकली 2 अलग अलग एंड पे हैं और दोनों का काम है क्या, डेटा को कैप्चर करना। और आने वाले अनफॉरसीन रीजंस सर्कमस्टांसेस के टाइम में अगर कुछ हो जाता प्लेन को, तो वहां पे जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए डेटा अवेलेबल करवा पाना, ठीक है। तो हम अभी इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अगर ये हमारे लिए मिल जाती है तो हम इसे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और फाइनली ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और फाइनली हम समझ पाएंगे, सीख ले पाएंगे कि क्या रीजन थे जिसके चलते ये क्रैश हुआ। टेक्निकल रीजंस थे, या फिर कोई वर्ड उसमें स्ट्राइक कर गया, या फिर ऑनबोर्ड फायर हुआ, या फिर कोई ह्यूमन एरर था। क्या रीजंस थे? ये सारे रीजंस हमें तभी मालूम हो पाएंगे जब हमें जानकारी हो जाएगी। हमें ये सीवीआर और एफडीआर, जब हमें 2 तरह के ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं वो हमें मिल जाएगी तब, ठीक है। तो वंस इफ इट इज रिकवर्ड द डेटा विल बी सेंट टू फोरेंसिक लैब्स। और ये फोरेंसिक लैब्स 24 घंटे से 7 दिनों के अंदर सारे डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे और फिर
टाइम टू टाइम उसे मैच करने की कोशिश करेंगे अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले सिस्टम से, और फिर वहां पे जब हमारी डेटा मिलेगी तब वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस थे कि ये क्रैश हुआ, ये दुर्घटना हुई। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हमारे पास कोझिकोड का जब एक्सीडेंट हुआ था केरला में 2020 में, जिसमें तकरीबन 18 प्लस लोगों की देहांत हो गई थी, जाने चली गई थी, और वहां पे हमारे लिए ब्लैक बॉक्स ने काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, जिसके चलते हमने आने वाले दिनों के लिए जो भी वहां से फ्लाइट्स थी या फिर पूरे इंडिया में जो भी हमारे पास एविएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसको हमने अपडेट किया था। तो ब्लैक बॉक्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और उससे हमें सीख मिलती है, और आने वाले दिनों के लिए हम वहां पे सचेत हो जाते हैं, और फाइनली जिससे हमारे पूरे जो इंफॉर्मेशन जो सॉरी एविएशन सिस्टम होती है वो काफी ज्यादा अपडेटेड हो जाती है। तो ये टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ऐसी चीजों को अपडेट करना, और नहीं कर पाते तो हमारे लिए ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं जो कि हमारे लिए काफी बड़ी क्या करती है, प्रॉब्लम खड़ी करती है, राइट। तो ज्यादा कुछ हमारे लिए कहने की बात नहीं है। अब ऐसे केसेस में हम सिर्फ आशा करते हैं कि जो भी डेटा है हमारे इस ब्लैक बॉक्स में जल्दी से रिट्रीव हो जाए, और उसके बाद हम वहां से जो सीख मिलते हैं, हमें जो उसे सीख मिलती है हम उस पर अमल करेंगे, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी यही बताने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अंत में हमने जो भी रीजंस बताए कि ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इस एयरप्लेन क्रैश के, आपको क्या लगता है कि इन सभी में से कौन सा क्या रीजन हो सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और अपने पॉइंट्स को मेंशन कीजिए। अभी भी अगर हम बात करें तो अमेरिकन डेटा के अनुसार 2000 से लेकर 2009 के बीच का जो डेटा है, वहां पे अगर हम गौर करें तो एयरक्राफ्ट इज स्टिल वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये अभी भी काफी ज्यादा सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें नंबर पॉसिबिलिटी जो होती है, चांसेस जो रहती है एक्सीडेंट्स की, वो काफी ज्यादा कम है। तो इसलिए अभी भी ये प्रीफर्ड वे होगा। अगर बात करें कि हमें यहां से क्या सीख मिली और हम यहां पे आने वाले जनरेशन को क्या सीख देंगे, तो अब हमारे लिए एक ऐसा मोमेंट आ गया जहां पे हम अपनी गलतियों को स्वीकारें और उस पर काम करें। तो सबसे पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, उसे चेंज करने की जरूरत है। कुछ कंप्रेहेंसिव प्लान हमें लाना पड़ेगा, नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लाने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने इस एविएशन इंडस्ट्री को और भी सिंप्लीफाई और काफी ज्यादा स्मूथ और काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना पाए, राइट। हमें सेफ्टी रेगुलेशंस को भी इनहांस करनी है। जो रेगुलर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और एग्जामिनिंग प्रोसीजर्स हैं उसे और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने की जरूरत है। इंगेज विद, हमें वर्ल्ड के अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े एविएशन इंडस्ट्रीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बड़े बड़े एविएशन जायंट से, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, हमें उनको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का, तो जो अपडेट रहेंगे वो हमें मिल जाएंगे, और फिर हम उसे अगर अपने सिस्टम में लाते हैं तो दैट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर future generation. And finally, intensive investigation of loopholes, which is very much essential, क्योंकि अगर हमें जानकारी हो जाती है कि ये loopholes हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और फाइनली हमारा ये जो एविएशन इंडस्ट्री होगा और भी काफी ज्यादा सुलभ और सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और वहां पे दुर्घटनाओं की चांसेस कम जाएगी। तो अंत में हम जाते जाते आपका विमर्श लेना चाहें कि आप क्या कहना चाहते हैं, और एक बार फिर हम पूरे मेडजेक्स फैमिली की तरफ से एक बार हम आशा करते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि यहां पे हम आपके सामने रखते हैं। धन्यवाद।